तो बच्चों हमारी आज की वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि फिनोल के बारे में कि फिनोल कौन सी रिएक्शंस के अंडर को जाता है, सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या असर होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं एरोमेटिक अमाइंस, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेसिसिटी। यानी कि लास्ट वीडियो में हमें एसिडिटी के बारे में पढ़ा, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिसिटी क्या होती है और बेसिसिटी से बनने वाले कौन से कंपाउंड से सब्स्टिट्यूएंट्स पे क्या असर होता है। फिनोल के अलावा बेंजीन रिंग पे अगर कुछ जुड़ता है तो उसके अलावा एरोमेटिक अमाइंस क्या होते हैं उनके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके और हमारे इस जर्नी को ज्वाइन कर सके। थर्ड सेमेस्टर एंड कर देंगे हम फटाफट से, थर्ड सेमेस्टर एंड होने वाला है बी फार्मेसी का। तो दोस्तों आज पढ़ रहे हैं हम एरोमेटिक अमाइंस, दूसरा यूनिट के एंडिंग के करीब हम जा रहे हैं। तो चलिए हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एरोमेटिक अमाइंस आखिरकार होते क्या है। तो दोस्तों पेन ले लेता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें क्या क्या हमने पढ़ लिया। दोस्तों हमने पढ़ लिया यूनिट 2 में फिनोल्स। फिनोल्स में हमने पढ़ लिया मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स, यानी कि फिनोल वो कैसे बनाया जाता है। रिएक्शन ऑफ फिनोल्स, फिनोल कौन सी रिएक्शंस के अंडर को जाते हैं। एसिडिटी ऑफ फिनोल्स, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी, क्वालिटेटिव टेस्ट, स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ फिनोल, सिरेसोल्स, रिसोर्सिनोल और नेफ्थोल्स। ये हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में कवर किए हैं और आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे कंप्लीट एरोमेटिक अमाइंस, यानी कि एरोमेटिक अमाइंस क्या होते हैं, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन बेसिसिटी एंड सिंथेटिक यूज ऑफ एराइड डाइजोनियम सोल्ट, इसके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। और लास्ट लेक्चर यानी कि अगला जो लेक्चर हमारा होगा वो होगा एरोमेटिक एसिड्स पर, उसमें हम पढ़ेंगे एसिडिटी, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी एंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड। एसिडिटी के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा है, लेकिन डीपली अगले लेक्चर में हम एसिडिटी के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि एरोमेटिक अमाइंस आखिरकार होते क्या है। तो दोस्तों एरोमेटिक अमाइंस का मतलब होता है अमाइंस आर ऑर्गेनिक कंपाउंड डिराइव्ड फ्रॉम अमोनिया। तो दोस्तों एक अमाइंस एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि अमोनिया से बनते हैं। अमोनिया दोस्तों NH3 को बोलते हैं, NH3 को अमोनिया बोलते हैं, यानी कि अमोनिया से बनने वाले जो भी कंपाउंड होंगे वो अमाइंस कहलाएंगे। यानी कि NH2 जिससे भी ग्रुप से जुड़ा हुआ होगा वही सब अमाइंस कहलाएंगे। आज की इस वीडियो में इन्हीं के बारे में डीपली बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अमाइंस आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड डेराइव्ड फ्रॉम अमोनिया बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम विथ एल्काइल और एराइल ग्रुप्स। इफ NH2 is directly attached to a aromatic ring, they are called aromatic amines. अगर एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके, यानी कि बेंजीन रिंग पे NH2 अगर डायरेक्टली अटैच्ड है तो उसको एरोमेटिक अमाइंस कहते हैं। हिंदी में बात करते हैं हम, अमाइन वे कार्बोनिक यौगिक है जो अमोनिया यानी कि NH3 से प्राप्त होते हैं, जिसमें एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल या एराइल समूह से बदल दिया जाता है। यदि NH2 समूह सीधे एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हो उसे एरोमेटिक अमाइन कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। इसमें एग्जाम्पल हो गया एनालिन। बच्चों अगर डायरेक्टली बेंजीन रिंग से NH2 जुड़ा हुआ है तो वो सिंपल एरोमेटिक कहते हैं उसे। जैसे बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH जुड़ा हुआ था तो उसे बोलते थे हम फिनोल, और अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट NH2 जुड़ा हुआ है तो उसे बोलेंगे हम एनालिन। एनालिन का स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूं बच्चों, एक सेकेंड। एनिलीन का स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूं बच्चों, ऐसा होता है एनिलीन का स्ट्रक्चर। ये हमारी बेंजीन रिंग हो गई, इसके ऊपर डायरेक्ट NH2 अटैच्ड है। ये हमारी हो गई एनिलीन। थोड़ा सा डायग्राम में मिस्टेक है बट आप समझ गए ना, बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली NH2 जुड़ा हुआ है उसे एनिलीन बोलते हैं। अब इसके नेचर के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका नेचर कैसा होता है। इसका नेचर होता है बेसिक। बच्चों ये बेसिक है, एसिडिक नहीं है, बट वीकर बेस, लेकिन वीक बेस है देन एलिफेटिक अमाइंस ड्यू टू रेजोनेंस। ये बेस है लेकिन वीक बेस है इन कंपैरिजन टू एलिफेटिक अमाइंस ड्यू टू रेजोनेंस। अब बच्चों समझ लीजिए इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है, इस वजह से ये वीक है बेस, और एलिफेटिक अमाइंस में रेजोनेंस नहीं होता इसीलिए वो ज्यादा बेसिक होते हैं। बच्चों मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, और यही बात कर ले स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। इसका मतलब यह हो गया कि स्टेबिलिटी बढ़ेगी बेसिसिटी घटेगी,
बेसिसिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी घटेगी। अब बात कर ले NH2 की, यानी कि एनिलीन की बात कर लेते हैं हम। एनिलीन यहाँ पे NH2 क्या है, यहाँ पे NH2 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी कि ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डिलोकलाइज करेगा बेंजीन रिंग के अंदर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और बेंजीन रिंग और ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। और ज्यादा स्टेबल हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, तो इसकी बेसिसिटी घट गई। स्टेबिलिटी बढ़ेगी, एसिडिटी बढ़ेगी, और बेसिसिटी कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइजेशन की वजह से, और बेसिसिटी डिक्रीज हो गई। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो बेसिसिटी घटेगी, बेसिसिटी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी घटेगी। समझ लो बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है एसिडिटी, बेसिसिटी और स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। इससे आसान तरीके से कोई नहीं समझाएगा बच्चों आपको, बहुत ही आसान है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको कि कहां पे स्टेबिलिटी कैसे बढ़ रही है और कहां पे उससे बेसिसिटी कम हो रही है। तो आइए हम आगे बात करते हैं इसमें। तो बच्चों इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि एनिलीन का यूज कहां आता है। तो बच्चों यूजेस इन डाइज, ड्रग्स, पॉलीमर्स एंड एक्सप्लोजिव, धम धमाके वाली चीजों बनाने में भी काफी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि एनिलीन की प्रिपरेशन के बारे में अब देखते हैं कि एनिलीन कैसे कैसे बनता है। यानी कि एरोमेटिक अमाइंस की प्रिपरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। पहली आती है फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स, यानी कि रिडक्शन के द्वारा नाइट्रो कंपाउंड से कैसे बनता है। नाइट्रोबेंजीन रिड्यूस्ड बाय SnHCl, FeHCl या H2 कैटलिस्ट, और उससे बनता है एनिलीन। रिएक्शन की बात करें हम दोस्तों, ये रही हमारी नाइट्रोबेंजीन, जो कि नाइट्रेशन से हमें मिली। अगर आप पहली यूनिट के बारे में बात करेंगे, नाइट्रेशन के बारे में देखेंगे कि नाइट्रेशन कैसे होती है, बेंजीन की नाइट्रेशन रिएक्शन होती है, उससे मिलती है हमें नाइट्रोबेंजीन। उसके बारे में हमने डिटेल में बात की है। तो दोस्तों इसमें अगर नाइट्रोबेंजीन रिएक्ट करता है, रिड्यूस होता है यानी कि SnHCl के द्वारा, तो यहाँ पे हमें मिलता है एनिलीन और निकल जाता है पानी, यानी कि H2O बाहर निकल जाता है। H2O रिड्यूस हो जाता है, रिडक्शन में वाटर बाहर आ जाता है और एनिलीन की फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पे। तो दोस्तों अगली रिएक्शन की बात करते हैं फ्रॉम हेलोजिनेटेड एरोमेटिक कंपाउंड, यानी कि हेलोजिनेटेड एरोमेटिक कंपाउंड से, जैसे कि बेंजीन रिंग पे क्लोरोबेंजीन मान लो, बेंजीन रिंग पे Cl मान लो, बेंजीन रिंग पे Br मान लो। तो यहां बात करते हैं क्लोरोबेंजीन की, जो कि हमें मिली हेलोजिनेशन रिएक्शन से। क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर दिखा देता हूं मैं आपको, ये रहा क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर। अगर क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करेंगे NH3 के साथ, Cu कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाई प्रेशर के साथ, तो हमें एनिलीन मिल जाएगा। ये देख सकते हैं आप, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद NH3, देन NH2 यहां लग जाएगा और HCl बाहर निकल जाएगा, देन HCl बाहर आ जाता है और एनिलीन के साथ साथ सब प्रोडक्ट बन जाता है HCl। तो HCl की फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पे। ये दो मेन इंपोर्टेंट जनरल मेथड थे एनिलीन की प्रिपरेशन के। पहला हो गया नाइट्रो कंपाउंड, यानी कि नाइट्रेशन से जो मिला हमें नाइट्रो कंपाउंड, उसमें रिडक्शन के द्वारा एनिलीन की फॉर्मेशन की जाती है। और वहीं दूसरे की बात कर ले हेलोजिनेटेड एरोमेटिक कंपाउंड से, यानी कि इसमें NH3 के साथ रिएक्ट किया जाता है। जो हमें हेलोजिनेशन रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन मिला, क्लोरोबेंजीन को NH3 के साथ रिएक्ट किया जाएगा Cu कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाई प्रेशर पे, तो हमें एनिलीन मिलेगा। आगे बात करते हैं हम इंपोर्टेंट रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक अमाइंस। कुछ इंपोर्टेंट रिएक्शंस की बात कर लेते हैं एरोमेटिक अमाइंस में। उसमें पहला आता है एसाइलेशन। एसाइलेशन रिएक्शन बच्चों क्या होती है, एनिलीन प्लस एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड हो गया CH3COCl, इसको रिएक्ट करवाते हैं एनिलीन के साथ, तो हमें मिलता है एसेट एनालाइड। NH2 ग्रुप बिकम लेस रिएक्टिव, प्रोटेक्शन मेथड। तो दोस्तों ये प्रोटेक्शन मेथड कहा जाता है, NH2 ग्रुप बिकम लेस रिएक्टिव। इसके अंदर NH2 ग्रुप होता है जो कम रिएक्टिव हो जाता है। बात कर ले इसकी रिएक्शन की, बेंजीन रिंग पे NH2 यानी कि एनिलीन रिएक्ट करता है एसाइल क्लोराइड के साथ। एसाइल क्लोराइड हो गया बच्चों, ये देख सकते हो CH3COCl, इसके साथ रिएक्ट करेगा तो हमें मिलेगा एसेट एनालाइड, यानी कि NHCOCH3 यहां जुड़ जाएगा इसके ऊपर आके, और जो बाहर सबका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3COOH। ये हमें सब प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये काफी इजी रिएक्शन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के POV से। तो दोस्तों अगली रिएक्शन की बात कर ले हम डायजोटाइजेशन। डायजोटाइजेशन रिएक्शन में बच्चों क्या होता है, डायजोटाइजेशन में बेंजीन के ऊपर NH2 जुड़ा हुआ, यानी कि एनिलीन रिएक्ट करता है NaNO2 प्लस HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो बच्चों 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर के बीच, और हमें मिलता है बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। इस रिएक्शन की बात कर ले, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के POV से।
बार बार एमाइंस के अंदर चलती रहेगी, फिनोल्स के अंदर भी ये रिएक्शन चलती रहेगी। इसमें क्या होता है, एलिनिन रिएक्ट करता है NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, यानी कि काफी कम तापमान में। और दोस्तों हमें मिलता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद अगली रिएक्शन की बात करते हैं हम, जो कि है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट रिएक्ट करता है फिनोल और एनिलीन के साथ और बनाता है एजोडाइज, यानी कि कलर्ड प्रोडक्ट। तो दोस्तों ये चीजें तो याद रखने लायक है और काफी इंपॉर्टेंट है कि बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट रिएक्ट करेगा फिनोल या एनिलीन, फिनोल या तो मैं बना देता हूं आपके साथ, या तो इसके साथ रिएक्ट करेगा हमारे OH जुड़े हुए के साथ, या फिर वो रिएक्ट करेगा बेंजीन रिंग और NH2 के साथ। बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट रिएक्ट करेगा इन दोनों में से एक के साथ और बना देगा एजोडाई प्रोडक्ट। तो दोस्तों जो कि कलर प्रोडक्ट होता है, इन दोनों में से किसी के साथ भी रिएक्ट करेगा और बना देगा एजोडाइज, यानी कि कलर प्रोडक्ट। इसके बाद में अगली रिएक्शन की बात होती है जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। एनिलीन रिएक्ट करेगा क्रोमिक एसिड और बना देगा पी बेंजोक्विनोन। तो दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पीओ से याद रखने के लिए कि ऑक्सीडेशन में एनिलीन रिएक्ट करता है क्रोमिक एसिड के साथ और बना देता है पी बेंजोक्विनोन। तो दोस्तों हमारी अगली रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बच्चों ये एग्जाम के पीओवी से ये वाली रिएक्शन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और रिएक्शंस तो फिर भी कभी कभार पूछी जाती है, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एलिनिन के द्वारा होती है। और कैसे होती है, इसके अंदर क्या होता है बात करते हैं। NH2 एक्टिवेटिंग ग्रुप है जो कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो बच्चों इसका मतलब ये हो गया कि एनिलीन यानी कि बेंजीन ग्रुप पे जब NH2 जुड़ता है तो वो एक्टिवेट कर देता है ऑर्थो और पैरा डायरेक्शन को। मतलब जो भी बाई प्रोडक्ट आके यानी कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स आके जुड़ेंगे वो या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा। अब बात कर लेते हैं एग्जांपल्स की विथ Br2 वाटर। अगर एनिलीन को रिएक्ट कराए Br2 वाटर के साथ तो हमारे को मिलेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, यानी कि यहां पे आके जुड़ेगा Br ऑर्थो, यहां पे आके जुड़ेगा Br और ये 6 पोजीशन पे भी Br ही जुड़ेगा। अगर ये बात कर ले Br2 वाटर में, अगर ब्रोमियम वाटर के साथ अगर रिएक्ट करवाते हैं एनिलीन को, जो ये फॉर्मेशन होती है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन की, जो कि एक व्हाइट पीपीटी हमें देता है। और अगर दूसरे एग्जांपल की बात कर लें, अगर एनिलीन को रिएक्ट कराते हैं HNO3 माइल्ड में तो ये हमें देता है नाइट्रो एनिलीन। तो बच्चों ये की काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। और आगे बात कर लेते हैं हम अगली रिएक्शन के बारे में। अगली रिएक्शन है बच्चों बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कि अमाइंस बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस आखिरकार होता क्या है। अब बात करते हैं बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों। एबिलिटी ऑफ अमाइंस टू एक्सेप्ट ए प्रोटोन H+, यानी कि अमाइंस की बेसिसिटी का मतलब ये हो गया कि उनकी एबिलिटी प्रोटोन को एक्सेप्ट करने की, जितने ज्यादा प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा वो उतना ही ज्यादा बेसिसिटी होगा, यानी उतना ही ज्यादा बेसिक होगा, और जितना कम प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा उतना ही कम बेसिक होगा। आगे बात करते हैं बेसिसिटी ऑफ अमाइंस की इन डीपली। तो दोस्तों आगे बात करते हैं हम, परिभाषा तो आपने देख ही ली थी, क्षारता यानी कि अमाइन का प्रोटोन H+ स्वीकार करने की क्षमता, यानी कि अमाइन H+ कितना स्वीकार कर रहा है उसी को हम बेसिसिटी ऑफ अमाइंस कहते हैं। आगे बात करते हैं पहली जो मेन पॉइंट है उसके बारे में, इसी के बारे में बात करेंगे बेसिसिटी ऑफ अमाइंस के बारे में कि डीपली। स्टार्टिंग में भी जैसे मैंने आपको बताया था कि एरोमेटिक अमाइंस कम बेसिक होते हैं इन कंपैरिजन टू एलिफेटिक अमाइंस की। अब बात करते हैं एलिफेटिक अमाइंस क्या होते हैं और एरोमेटिक अमाइंस क्या होते हैं। बच्चों एलिफेटिक अमाइंस वर्सेस एरोमेटिक अमाइंस। एलिफेटिक अमाइंस मोर बेसिक लोन पेयर ऑफ N फ्री, यानी कि एलिफेटिक अमाइंस के बारे में बात कर ले, जैसे मान लीजिए CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH2। तो बच्चों ये हो गया हमारा एलिफेटिक अमाइन, ठीक है। और अगले बात कर ले हम एरोमेटिक अमाइंस की। लेस बेसिक लोन पेयर डिलोकलाइज विद बेंजीन, ये रहा हमारा एरोमेटिक अमाइन। ये बेंजीन रिंग हो गई, इससे जुड़ा हुआ है हमारा NH2 यानी कि अमोनिया। दोस्तों ये हो गया हमारा एरोमेटिक अमाइन। अब बच्चों इसमें क्या होता है, इसके जो लोन पेयर है वो फ्री है, एक जगह स्टेबल है जो इसके लोन पेयर है, और इसमें क्या होता है कि जो इसके लोन पेयर है वो डीलोकलाइज हो जाते हैं, और इसके अंदर रेजोनेंस और होता है एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर, तो इसके डीलोकलाइज होते हैं इलेक्ट्रॉन और ये रिंग के अंदर जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि रिंग के अंदर रिएक्शन करने की क्षमता और ज्यादा बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी नेचर और ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे स्टेबिलिटी बढ़ती है तो उसके एसिडिक नेचर इंक्रीज होते हैं और बेसिक नेचर डिक्रीज हो जाते हैं, तो इसी वजह से वो कम बेसिक होता है। और यही बात कर ले हम एलिफेटिक कंपाउंड्स की, एलिफेटिक एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात कर ले, यानी कि एलिफेटिक अमाइंस की बात कर ले, इसके अंदर रेजोनेंस नहीं होता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये
जो इसके लोन पेयर है वो डिलोकेलाइज भी नहीं होते और ना ही इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, तो इससे इसकी स्टेबिलिटी कम होती है और इसका बेसिक नेचर बढ़ जाता है। देयरफॉर एनालिन इज लेस देन NH3 एंड देन लेस देन एलिफेटिक अमाइंस इन बेसिसिटी। तो दोस्तों बेसिसिटी का अगर कंपैरिजन कर ले, सबसे कम होता है एनिलीन, फिर उससे कम होता है NH3, फिर उससे कम होता है एलिफेटिक अमाइंस। तो दोस्तों ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, एनिलीन सबसे कम बेसिक होगा और NH3 उससे ज्यादा बेसिक होगा और एलिफेटिक अमाइंस सबसे ज्यादा बेसिक होंगे। तो दोस्तों आगे बात करते हैं हमारी वीडियो में। शायद आई थिंक मैंने गलत बोल दिया था, मैंने उल्टा कंपैरिजन कर दिया था इसका, मैंने डिक्रीज की जगह इंक्रीज बोल दिया था, सॉरी फॉर दैट गाइस। बच्चों ये लो मैंने रीइरेज कर दिया है। अब इसका कंपैरिजन आपको मैं बता देता हूं। दोस्तों एनिलीन सबसे कम बेसिक होता है, एनिलीन हो गया, ये हो गया हमारा NH2, बेंजीन रिंग पे NH2 जुड़ गया। फिर उससे ज्यादा बेसिक होता है NH3 जो कि फ्री है इसके इलेक्ट्रॉन्स, और ये हो गया एलिफेटिक अमाइंस, यानी कोई भी कार्बन चेन हो गई उससे जुड़ा हुआ है NH2। ये होता है हमारा बेसिसिटी का ऑर्डर, और इसी का अगर देखें तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर रिवर्सल हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा रिवर्सल, यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल होगा हमारा एनिलीन, फिर NH3, फिर एलिफेटिक अमाइंस इन बेसिसिटी। तो दोस्तों फिर होंगे एलिफेटिक अमाइंस, यानी कि जो एक चेन से जुड़ा हुआ NH2 होगा वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा और सबसे कम स्टेबल होगा। अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, एक सेकंड में सब कुछ इरेज कर देता हूं। अब आगे बात करते हैं पांचवें पॉइंट की, जो कि है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेसिसिटी। तो बच्चों एनिलीन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट्स आके जुड़ रहा है, यानी बेंजीन रिंग पे NH2 स्थिर है, NH2 जुड़ा हुआ है, अब उसके बाद में जो एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूएंट आके जुड़ रहा है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे या मेटा पोजीशन पे, उसका बेसिसिटी पे क्या असर पड़ता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों डेफिनेशन, सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन बेंजीन रिंग चेंजेस द बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमाइंस बाय इलेक्ट्रॉन डोनेशन और विड्रोल। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन डोनेशन से और विड्रोल से काफी असर पड़ता है उसकी बेसिसिटी पे, उनके बारे में आज हम डीपली बात करेंगे। तो दोस्तों परिभाषा एक बार देख लेते हैं हिंदी में, थोड़ा फास्ट हो गया। बेंजीन रिंग पर उपस्थित उपस्थापकों से एरोमेटिक अमाइन की क्षारकता इलेक्ट्रॉनों को खींचने या धकेलने से बदल जाती है। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचने और धक्का देने की वजह से उसकी बेसिसिटी चेंज हो जाती है, बस काफी सिंपल है बच्चों। तो दोस्तों अब आगे बात कर लेते हैं हम पहले ग्रुप की, जो कि है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इनके बारे में तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं, जो कि हम बोलते हैं इनको दानदाता, जो है देने वाले, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के दाता। पहला आता है OH बॉन्ड OH, दूसरा आता है बॉन्ड OCH3 और तीसरा आता है बॉन्ड CH3 और आता है बॉन्ड NH2। तो दोस्तों ये चारों के चारों हैं हमारे दानदाता, जो कि इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। पुश इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को पुश करते हैं बेंजीन रिंग के अंदर, और इससे क्या होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है N के ऊपर। तो बच्चों जो N जुड़ा हुआ है उसके ऊपर डेंसिटी बढ़ जाएगी, अभी बताता हूं उससे क्या होता है बेसिसिटी इंक्रीज हो जाती है। एग्जाम्पल मैं आपको स्ट्रक्चर एक बार ड्रॉ करता हूं, फिर उसके बाद में समझाता हूं। तो बच्चों ये हो गया हमारा पी मेथाइल एनालिन CH2, ये हमारा एनालिन हो गया, और पैरा पोजीशन पे इसके मेथाइल जुड़ा हुआ है CH3, ज्यादा बेसिक है इन कंपैरिजन टू एनालिन। अब ये कैसे है आपका सवाल होगा, मैं अभी इस क्षण भर में आपका ये सवाल दूर कर दूंगा और आपको पूरी हमेशा तक ये समझ में रहेगा। तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि बेंजीन रिंग पे OH ऊपर जुड़ा हुआ है और नीचे अगर CH3 आके जुड़ रहा है तो वो बेंजीन रिंग को अनस्टेबल बना रहे हैं, क्योंकि बेंजीन रिंग स्टेबल था पहले से ही, इलेक्ट्रॉन्स उसके पास थे, वो स्टेबल था, वो अपने से ना तो किसी को जोड़ना चाहता है ना किसी को तोड़ना चाहता है, वो किसी से रिएक्शन नहीं करना चाहता, वो बस सिंपल है अपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। वहां पे मान लीजिए पर NH2H रिप्लेस करके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से बिठा दिया उस पे, बेंजीन रिंग पे NH2 आके बैठ गया, बेंजीन रिंग को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है उसको। तो बेंजीन रिंग के दूसरी जगह आके बैठ गया CH3 नीचे पैरा पोजीशन पे, वो भी दे रहा है। अगर इसकी जगह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आके बैठता तो वापस से बैलेंस हो जाता और स्टेबिलिटी वापस से बरकरार हो जाती, लेकिन इसमें क्या हुआ, ऊपर भी देने वाला आ गया नीचे भी देने वाला हो गया, तो एक दूसरे को पुश कर रहे हैं एक तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी इधर से उधर हो रही है, तो इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। स्टेबिलिटी कम हुई, एसिडिक नेचर भी कम हो जाता है, और वहीं बेसिसिटी इंक्रीज हो जाती है, यानी बेसिक नेचर उसका बढ़ जाता है। काफी सिंपल भाषा में मैंने आपको समझा दिया है बच्चों, कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। तो हम आगे बात करते हैं दूसरे ग्रुप की भी, इसके साथ साथ बात कर लेते हैं। एक सेकंड में इन्हें इरेज कर देता हूं।
ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा और दिखाई देगा। दूसरे ग्रुप की भी इसी आसान तरीके से एग्जांपल से समझाऊंगा मैं आपको। दूसरा ग्रुप हो गया वो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब आपका सवाल रहेगा कि सर हाँ, जैसे अगर आपने अभी कहा कि नीचे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाएगा तो ये बैलेंस कैसे हो जाएगी, मैं भी आपको समझाता हूँ। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप झोला लेके उठा के चल लिए, जहां भी जाए इलेक्ट्रॉन्स मांगो, जहां भी जाए जिसके पास बैठो इलेक्ट्रॉन्स ले लो, दे तो सही, नहीं दे तो खींच लो। बहुत ज्यादा खींचते हैं ये। बॉन्ड NO2 हो गया, बॉन्ड CN हो गया, बॉन्ड COOH हो गया, बॉन्ड SO3H हो गया और बॉन्ड X हो गया। अब बात कर लेंगे क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉइंग। फुल इलेक्ट्रॉन्स खींचते हैं भाई, खींचना है हमें तो। हमारे पास कुछ नहीं है, बस जो है तुम्हारे पास है उसको भी हम खींच के तुमको भी गरीब बना देंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है N पे, क्योंकि बेचारे N के पास N दे रहा है, कितना देगा यार। बेंजीन रिंग पे NH2 बैठा है, वो कितना डोनेट करेगा। अगर नीचे अगर मुंह फाड़ के बैठा है NO2 या CN, तो कितना डोनेट करेगा। तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद इतने इलेक्ट्रॉन तो बेचारे ने दे दिए, तो उससे क्या होगा, बेसिसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि बच्चों स्टेबिलिटी बढ़ रही है इससे, ऊपर से दे रहा है नीचे से खींच रहा है, दोनों एक तरीके से जुड़ गए बेंजीन रिंग से और टूटने के नाम नहीं ले रहे। और इसमें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा काम आएगा। इसमें रेजोनेटिक स्टेबिलिटी भी काफी इंक्रीज हो रही है। इसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ी, इसमें एसिडिटी भी बढ़ जाएगी। और अगर एसिडिटी बढ़ रही है तो बेसिसिटी तो कम हो गई, एक को तो कम होना ही है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, पी नाइट्रो एनिलीन। तो बच्चों ये हमारी हो गई एनिलीन, बेंजीन रिंग पे NH2 और पैरा पोजीशन पे जुड़ जाता है हमारा नाइट्रो, यानी कि मांगने वाला ग्रुप NO2। तो दोस्तों इसकी बेसिक नेचर एनिलीन से कम होता है, एनिलीन का ज्यादा होता है, क्योंकि एनिलीन तो भी देना ही स्टार्ट किया था और इसकी स्टेबिलिटी कम थी, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई। स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा हुई क्योंकि इसमें दे रहा है और इसमें ले भी रहा है। इस वाले में तो दे रहा है और ले रहा है, दोनों हो गया। मतलब इस साइड वाले में देखो, ये NH2 दे रहा है, NO2 ले रहा है, तो एक दूसरे से मतलब खींचाता नहीं हो रही। मतलब जो देने वाला है वो ऊपर बैठा है, जो लेने वाला है वो नीचे बैठा है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई N की, तो ये अच्छे से स्टेबल हो गया। यहाँ पे स्टेबल हुआ, इसका मतलब एसिडिक नेचर बढ़ गया, और एसिडिक नेचर बढ़ा तो बेसिक नेचर कम हो गया। और वहीं बात कर ले NH2 की, यहाँ पे NH2 दे रहा है, मतलब इसका स्टेबिलिटी अभी डगमगाई हुई है। तो स्टेबिलिटी अगर डगमा रखी है तो बेसिक नेचर ज्यादा हो गया। सिंपल शब्दों में बात की है हमने दोस्तों, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। तो अब इसको इरेज कर देते हैं और आगे बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की, यानी कि अगले ग्रुप की। हमारा अगला ग्रुप है बच्चों पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। इसका भी काफी फर्क पड़ता है कि पोजीशन कहां पे है सब्स्टिट्यूएंट्स की। हम बात कर ले ऑर्थो पैरा पे, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन जैसे ये हमारी एनिलीन हो गया, एक सेकेंड, ये NH2। तो दोस्तों ये हो गई हमारी ऑर्थो, ये हो गई हमारी पैरा। ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जैसे बॉन्ड OH हो गया इधर और ये इधर हो गया बॉन्ड OH, तो स्ट्रॉन्गली इंक्रीज बेसिसिटी। तो बच्चों ये बेसिसिटी इंक्रीज कर देंगे क्योंकि ये दोनों वाल इलेक्ट्रॉन्स देंगे और N पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी डगमगा जाएगी। स्टेबिलिटी अगर डगमगाई तो उससे यह होगा कि उसका बेसिक नेचर काफी इंक्रीज हो जाएगा, और ये बेसिक नेचर को काफी इंक्रीज कर देते हैं, एसिडिटी डिक्रीज कर देते हैं। और यही अगर बात कर ले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, एक सेकंड में उनको रफ करके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ड्रॉ कर देता हूं वहां पे। और यही मान लीजिए अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग यानी झोला उठा के चलने वाला हमारा NO2 हो, नाइट्रो ग्रुप हो, यहाँ पे अगर नाइट्रो ग्रुप बैठा है दोनों की एक कोई सी भी पोजीशन में मान लीजिए, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और इसका बेसिक नेचर बहुत कम हो जाएगा, एसिडिटी भी बढ़ जाएगी। मेटा ग्रुप्स की बात कर ले, वीकर इफेक्ट देते हैं वो। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों हम एराइल डाइजोनियम सोल्ट। एराइल डाइजोनियम सोल्ट के बारे में बात कर लेते हैं, आखिरकार ये होता क्या है। अभी मैंने कहा था कि इसके बारे में डीपली बात करेंगे। तो बच्चों एराइल डाइजोनियम सोल्ट आर कंपाउंड्स हैविंग N2 प्लस ग्रुप प्रिपेयर्ड बाय डाइजोटाइजेशन। डाइजोटाइजेशन से एक ग्रुप बनता है जो प्रेजेंट होता है, उसी को हम बोलते हैं एराइल डाइजोनियम सोल्ट। एराइल डाइजोनियम सोल्ट एक कंपाउंड है जो कि डाइजोटाइजेशन से फॉर्म होता है। इसके बारे में बात कर लेते हैं हम कि ये कैसा दिखता है। तो दोस्तों ट्रिपल बॉन्ड से N जुड़ा हुआ होता है, N प्लस से ये कंपाउंड होता है बच्चों। इसकी रिएक्शन की बात कर लेते हैं कि एनिलीन से ये बनता कैसे है। तो बच्चों एनिलीन रिएक्ट करता है NaNO2 प्लस HCl से। डाइजोटाइजेशन के द्वारा हमें मिलता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये देख सकते हो, ये कंपाउंड हमें यहाँ पे फॉर्म होता है। अब इसके यूजेस के बारे में बात कर लेंगे, जो कि एग्जाम के POV से काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें यूजेस ही मेनली पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सिंथेटिक यूज ऑफ एराइल डाइजोनियम सोल्ट, यानी कि एराइल डाइजोनियम सोल्ट से हम क्या क्या फॉर्म कर सकते हैं सिंथेटिकली।
तो बच्चों पहली रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें पहली रिएक्शन आती है सेंडमेयर रिएक्शन। तो बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा हम क्या क्या फॉर्म कर सकते हैं, बात करते हैं C6H5N2Cl को रिएक्ट करवाए CuCl से तो हमें मिलता है क्लोरोबेंजीन। तो बच्चों एक सेकंड में रिएक्शन का स्ट्रक्चर बना देता हूं आपको। ये हमारी बेंजीन रिंग हो गई, इस पे जुड़ा होता है बच्चों N ट्रिपल बॉन्ड NCl। तो बच्चों इसको रिएक्ट करवाते हैं CuCl से तो हमें मिलता है क्लोरोबेंजीन, यानी कि बेंजीन रिंग पे Cl जुड़ जाता है बच्चों जाके, ये हमें फॉर्म होता है। और इसके अलावा कई सारी सब बाई प्रोडक्ट्स भी फॉर्म होते हैं। और वहीं अगर बात कर ले, इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम CuBrK से तो हमारे को ब्रोमोबेंजीन मिलेगा, और वहीं बात करवाए CuCN से तो हमें बेंजोनाइट्रिल मिलेगा। तो बच्चों ये CN जाके वहां पे जुड़ जाएगा और Cu बाई सब प्रोडक्ट्स के साथ निकल जाएगा। तो आगे बात कर ले सेंडमेयर रिएक्शन के अलावा दूसरी रिएक्शन की। हमारी अगली रिएक्शन आती है आयोडाइनेशन। आयोडाइनेशन रिएक्शन होती है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम, यानी कि डाइजोनियम सोल्ट की रिएक्शन करवाते हैं Ki से। अगर ये Ki से रिएक्ट करेगा तो K तो निकल जाएगा बाहर सब प्रोडक्ट के साथ, और आयोडीन जाके जुड़ जाएगा, यानी कि I जाके जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग पे, और हमारा ये फॉर्म हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा जो प्रोडक्ट उस पे जुड़ा हुआ था वो रिप्लेस हो जाएगा बाय I, यानी कि आयोडाइजेशन। ये हमारा फॉर्म हो जाएगा आयोडोबेंजीन। अगली रिएक्शन की बात कर ले हम, जो कि है हाइड्रोलाइसिस। तो दोस्तों ये हो गई रिएक्शन वाटर के साथ। तो दोस्तों ये हमारा जो प्रोडक्ट है, एक सेकंड में यहां पे फॉर्म कर लेता हूं उसको। ये डाइजोनियम जो सोल्ट है N ट्रिपल बॉन्ड NCl माइनस प्लस, ये रिएक्ट करेगा पानी के साथ। इसको हम पानी में डालेंगे तो हमें मिलेगा फिनोल, यानी कि बेंजीन रिंग पे OH और N2 बाहर निकल जाएगा, और N2 बाहर रिलीज हो जाएगा, और हमें जो दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा HCl। ये हमारे प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। और अगली बात कर ले तीसरी की, जो कि चौथी रिएक्शन है, चौथी रिएक्शन की जो है रिडक्शन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारा डाइजोनियम सोल्ट रिएक्ट करेगा H3PO2 और हमें मिलेगा बेंजीन और N2, उसी के साथ साथ HCl बाहर निकल जाएगा। तो दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आई होप आज की वीडियो आपको सब कुछ समझ में आया होगा, एरोमेटिक अमाइंस के बारे में सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट रहे तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, और दोस्तों एप्लीकेशन पे जाके नोट्स परचेज कर सकते हो काफी अफोर्डेबल प्राइस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में बात करेंगे हम एसिड्स के बारे में, एरोमेटिक एसिड्स के बारे में। उसमें हम पढ़ेंगे एसिडिटी के बारे में काफी डीपली, और वहीं बेसिक नेचर या बेसिसिटी की मैं बात करूंगा। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कटारे फार्मेसी।